देखिए, कोविड इन्फेक्शन जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कॉम्पिटेंट होगा तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट फाइट करती है। देखिए, जो हमें कोविड 19 का इन्फेक्शन है उसके सिम्टम्स जो हैं वो वही सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली हम किसी भी अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होते हैं। अगर कोई मदर कोविड पॉजिटिव है तो अगर उसको मैंडेटरी है बच्चे को फीड करना, उसको उस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमानी फारूक और आप सबका खुशामदीद करती हूं कश्मीर पेट्रियट के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में। हेल्थ फर्स्ट में आज हम बात कर रहे हैं कोविड 19 की। कोविड 19 ने पिछले एक साल से दुनिया की काया पलट के रख दी है। जहां दुनिया भर में अनगिनत मौतें हुई, वहीं लोगों की आम जिंदगी पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। कोविड 19 की शुरुआत 2003 में चाइना में हुई, जिसे सार्स के नाम से जाना गया। सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद 2012 में यही बीमारी मिडिल ईस्ट में मर्स के नाम से आई। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और रिसर्च के मुताबिक मर्स ऊंट और चिंगादड़ों से फैली। उसके बाद फिर से 2019 में ये बीमारी चाइना के वुहान शहर से आई, और रिसर्च के मुताबिक ये बीमारी सीफूड की वजह से फैली। 2020 की सर्वे के मुताबिक 81.1 मिलियन टोटल कोविड केसेस दुनिया भर में आए, जिसमें से 45.9 मिलियन रिकवर यानी ठीक हो गए और 1.77 मिलियन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसी मौजू पर मज़ीद तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नवीन नज़ीर साहब मौजूद है, जो कि गवर्नमेंट सीडी हॉस्पिटल के एचओडी और लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट इंडिया के हैं। आज हम कोविड 19 के बारे में बात कर रहे हैं। हमें बताइए कैसे एक पेशेंट को कोविड 19 इन्फेक्शन होता है और क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कोविड 19 पेशेंट्स को। देखिए, कोविड 19 का इन्फेक्शन जो है ये सब जानते हैं कि ये ट्रांसमिट होता है बाई फोमाइट्स एंड बाई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड है, वो खांसता है, वो इस वायरस को बाहर छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अगर कोई बंदा उसकी विसिनिटी में होगा विदाउट मास्क, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर, तो अगर उसमें ये वायरस चला जाता है थ्रू हिज माउथ और नोज़, तो ये उसको इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है। सेकंड, अगर किसी ने खांसी की, छींका, कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो वायरस गिर गया और किसी और बंदे ने उस ऑब्जेक्ट को टच कर लिया और उसके बाद टच करने के बाद उसके हाथ पे ये वायरस आ गया, वो ये अपने मुंह की तरफ या नाक की तरफ ले गया, तो फिर ये वायरस जो है एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। जी डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, ये जो कोविड 19 है ये एक म्यूटेटिंग वायरस है, ये म्यूटेंट क्यों है, और जो वैक्सीन्स आए हैं मार्केट में कोविड 19 वैक्सीन्स है या नमूनिया वैक्सीन्स है, उससे क्या असर पड़ता है कोविड 19 पेशेंट्स पे? क्या वो यूज़फुल साबित हुए हैं कि नहीं? देखिए, ये वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जीनोम में उसकी चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर इन डिफरेंट फॉर्म्स चेंज होता है। तो ये बाकी वायरसों में भी ये प्रॉपर्टी है। तो अभी जो अभी लेटेस्ट देखा गया है या यूके में कहीं और कोरिया में, उन्होंने देखा है कि इस वायरस में एक स्ट्रक्चरल जीनोमिक चेंज आई है। तो अभी जो हमारे पास ऑलरेडी एक वैक्सीन जो हुए हैं, डिफरेंट कंपनीज ने लाए हैं, तो अभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये वो वैक्सीन इस म्यूटेंट के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली उतनी ज़्यादा जीनोमिक चेंजेस नहीं होंगी, तो ये वायरस उसमें भी प्रोटेक्शन देगा। तो इसलिए बाकी आप कह रहे हैं कि निमोनिया वैक्सीन का कोविड के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर कोई पेशेंट जो है उसमें निमोनिया वैक्सीन लगा हुआ है तो उसको अगेंस्ट वो जो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया होता है, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, नॉट अगेंस्ट कोविड। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कोविड 19 पेशेंट्स जो है, कोविड की वजह से इम्यूनिटी पर क्या असर पड़ता है, और इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, कोविड इन्फेक्शन जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कॉम्पिटेंट होगा तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट फाइट करती है। तो हमने देखा है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी कि जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, तो उनमें ये इन्फेक्शन जो है ज़्यादा सीवियरिटी इख्तियार कर लेता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैसे मेडिकली अगर हम देखें
तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये इम्यून सिस्टम को हमारे बूस्ट अप करते हैं, या गुड न्यूट्रिशियस फूड ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम उसमें हमें किसी भी इन्फेक्शन में फाइट करने की एक सलाहियत पैदा होती है हमारे जिस्म में। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि हमें इस टाइम पे ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हम कम नमक और कम चीनी का इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों है? अगर कोई ज़्यादा चीनी या नमक खा रहा है उससे क्या असर पड़ता है? क्या ज़्यादा खतरा है उनको कोविड-19 इन्फेक्शन होने का? देखिए, ऐसा चीनी और नमक का तो डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये हम कंसिडर करते हैं एक तरीके के वाइट पॉइजन। तो ज़्यादा चीनी खाना वो भी सेहत के लिए हार्मफुल है, ज़्यादा नमक खाना वो भी सेहत के लिए हार्मफुल है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है कि उसमें किसी ने ये चीज़ें खा ली तो उससे उसका जो है कोविड ज़्यादा इन्फेक्शन होने का ख़तरा है, या कोई उसका इम्यून सिस्टम कुछ वीकन हो जाएगा। लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अगर ज़्यादा मकदार में खाते हैं तो वो बाकी तकालीफ जो है बॉडी की, उसमें ज़्यादा खतरा रहता है उनका होने का। डॉक्टर साहब, अभी पैंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ है तब से सब लोग डर रहे हैं। अगर जुकाम या नॉर्मली खांसी होती है या नॉर्मल चेस्ट इन्फेक्शन होता है, लोग डर जाते हैं। तो कैसे हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हम जल्दी रिकवर हो जाए? देखिए, जो हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन है उसके सिम्टम्स जो हैं वो वही सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली हम किसी भी अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है एक डिफरेंशिएट करना, अनटिल अनलेस उसका कोविड टेस्ट हो जाए तब तक बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट करना कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई और वायरल इन्फेक्शन है, या ये कोविड का इन्फेक्शन है। तो जब भी किसी को ये सिम्टम्स हो जाएं तो इमीडिएटली उनको डॉक्टर साहब से रब्ता कायम करना चाहिए। वो उनका मुलाहिजा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इनको टेस्ट की ज़रूरत है। अगर टेस्ट की ज़रूरत उन्हें लगी तो टेस्ट करवा के ही डिफरेंशिएट हो सकता है कि ये कोविड का इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, जो मास्क वगैरह हम यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र हम यूज़ करते हैं, हमने कई लोग, पर्सनली मैंने भी ऐसे कई लोग देखे हैं जो मास्क कई दिनों तक यूज़ करते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है? देखिए, जो मास्क है इसकी डेफिनेट लाइफ होती है। वो हमारा सिंपल मास्क हो या N95 मास्क हो, ट्रिपल लेयर मास्क हो, इनकी हर किसी की एक डेफिनेट लाइफ होती है जब तक इसको हम कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, जो कि करीब 6 से 8 घंटे है। तो उसके बाद इनको डिस्कार्ड करना चाहिए प्रॉपरली और फिर दूसरा मास्क लगाना चाहिए। हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे मास्क भी हैं जो रीयूजेबल है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो उन पे भी जब हमने 6 से 8 घंटे तक उनको यूज़ किया तो उसको प्रॉपरली धोना है, फिर सुखाना है और फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और जो ट्रिपल लेयर मास्क होते हैं वो भी एडिक्वेट प्रोटेक्शन देते हैं। N95 मास्क भी जब कोई किसी कोविड-19 का पेशेंट के पास जाना होगा या हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके लिए कोविड N95 मास्क जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन हर कोई मास्क इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट दिस कोविड-19 इन्फेक्शन, लेकिन डेफिनेटली उसकी लाइफ होती है अपनी, वो उसी टाइम तक यूज़ करना चाहिए जब तक उसका रिकमेंडेड टाइम होता है यूज़ करने का। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, क्या ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए बच्चे को कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग से कोई रिस्क नहीं है ट्रांसमिट होने का, लेकिन अगर कोई मदर कोविड पॉजिटिव है तो अगर उसको मैंडेटरी है बच्चे को फीड करना, उसको उस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। यानी कि उसको एक तो अपने मास्क को पूरा पहन के रखना है या फेस शील्ड पहने। उसके अलावा जो बच्चा है, बच्चे को जब वो है उसके आइडियली अगर उसको पूरी तरीके से कवर किया जाए ताकि वो डायरेक्टली एक्सेप्ट फॉर दूध पिए, लेकिन वो बाकी कोई कांटेक्ट ना हो मदर के साथ उस टाइम। या दूसरा तरीका ये है कि एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क दे उनको, यानी कि वो अपना दूध जो है वो किसी और में निकाल के फिर बच्चे को वो फीड कर सकते हैं ये दूध। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, हमारी सोसाइटी में जो कोविड-19 है एक टैबू सा बनता जा रहा है। लोग छुपाते हैं इस बीमारी को। हमारी सोसाइटी में अगर किसी को कोविड-19 पॉजिटिव आता है, वो छुपाते हैं इस बीमारी को, जबकि उन्हें तो अवेयर करना चाहिए बाकी लोगों को कि मतलब कुछ दिन के लिए एहतियात बरते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें कैसे इस टाइम पे लोगों को एडुकेट करना चाहिए इस बीमारी के बारे में? देखिए, अगर हम पहले पहले देखें तो जब ये किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन होता था,
पहले तो वो एक इसको मान लेते थे शायद ये एक डेथ सेंटेंस है हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को भी अवेयरनेस होने लगी कि ये जो डेडली है ये कुछ ही 1-2% पेशेंट्स में डेडली साबित होता है, और यह सीवियरिटी इख्तियार करता है अराउंड 10 to 15% में। इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग समझते थे शायद एक कोई कोविड पॉजिटिव हो गया तो उसके साथ ऐसा स्टिग्मा एसोसिएट होता था कि वो आउटकास्ट समझे जाते थे सोसाइटी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक कोविड पेशेंट जब रिकवर होता है तो उसके बाद ही इज़ एज गुड एज एनी अदर पर्सन। तो उसमें ये भी मतलब अगर वो इम्यून सिस्टम उसका ऐसा डेवलप होता है, एंटीबॉडीज डेवलप होती है, तो वो एट ए बेटर पोजीशन होता है देन अदर पर्सन्स। और अब हम देखते हैं कि पहले पहले तो ये कुछ लोगों में इन्फेक्शन था, अब मेरे ख्याल में पूरे कश्मीर में या कहीं पे भी कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसका कोई न कोई अफराद पॉजिटिव नहीं हुआ होगा। तो ये जो पहले पहले स्टिग्मा है लोगों को भी अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि अब उतनी लेवल की जो स्टिग्मा इसके साथ एसोसिएटेड था अब उतना लोगों में है, क्योंकि हर कोई मतलब मैं समझता हूँ कि अनटिल एंड अनलेस हमारे पास जल्द से जल्द कोई वैक्सीन जो आए और हर किसी को लगे, हर किसी को ये इन्फेक्शन होना है। और हमें कोशिश यही रहती है कि कोई जो अगर कोई इन्फेक्ट हो वो ठीक ठाक अपनी सेहत में बरकरार रहे और रिकवर हो जाए, और कोई रेजिडुअल उसमें डिफेक्ट ना रहे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब ने हमें जो भी बातें बताई हैं इस पेंडेमिक के दौरान हम अपना खास ख्याल रखेंगे, प्रॉपर एसओपीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ हुमानी फारूक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।